स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं पॉलिसी वॉच और हम बात कर रहे हैं द पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट एन्यूमरेशन। पॉलिसी में, पॉलिसी मेकिंग में कास्ट और कास्ट की जगह और इसी के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसीज के बारे में। दो चीज़ें हुई इसी साल के स्टार्टिंग में, यानी कि 2023 में जनवरी और मार्च में दो घटनाएं घटती हैं और पर्टिकुलरली ये एक ऐसी चीज़ है जो पर्टिकुलरली जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन देश की पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। जनवरी में बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट सर्वे शुरू किया, सेंसस नहीं, सर्वे। और मार्च के शुरुआती दिनों में दो ध्रुवीय पार्टी, यानी कि दो फंडामेंटली अपोजिट पार्टीज, वन विच वॉज द DMK इन तमिलनाडु और दूसरी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जो केरला में काबिज थी, उनके लीडर्स स्टालिन और पिनारी विजयन दोनों मिलकर एक 200 साल पुरानी कास्ट स्ट्रगल को कमेमोरेट करने के लिए एक रैली कर रहे थे। और ये दोनों ही घटनाएं, बिहार और तमिलनाडु में घटित हो रही घटनाएं, कास्ट से रिलेटेड है। आप ये पूछ सकते हैं कैसे? जी हाँ, पहली घटना पर्टिकुलरली कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा से भी अलग है। हुआ ये करता था, 1823 की बात है कि भारत में पर्टिकुलरली ट्रावनकोर किंगडम्स में नायर ब्राह्मणों द्वारा निचले वर्ग यानी नीचे के कास्ट्स के विमेंस को पर्टिकुलरली अंग वस्त्रम पहनने की आज़ादी नहीं दी जाती थी। और उसी के खिलाफ OBC आंदोलन जो चला, या नीचे या निम्न वर्गों का आंदोलन, जो नाम्बूद्री ब्राह्मण्स या नायर ब्राह्मण्स जो ट्रावनकोर में रहते थे उनके खिलाफ जो आंदोलन चला, उसे आप कहते हैं थोल सिलाई पोरातम। और इसी थोल सिलाई पोरातम को 200th एनिवर्सरी मार्क करने के लिए DMK, जो कि एक डेफिनेटली लोअर कास्ट बेस्ड मूवमेंट पार्टी बनी, लेकिन CPI के साथ मिलकर ये रैली कर रही थी। आपको ये जानने में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि CPI एक्चुअली बिलीव्स इन कास्टलेसनेस। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या कम्युनिस्ट विचारधारा कास्ट को इतनी तवज्जो नहीं देती है जितनी क्लास स्ट्रगल को तवज्जो देती है। बहरहाल, द अदर थिंग विच हैपेंड, जो हम बात कर चुके हैं और आने वाले स्लाइड्स में हम डिटेल में बात करेंगे कि बिहार में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार की सरकार को कास्ट सर्वे करने पर मजबूर होना पड़ा। और बिहार में एक तरीके से इसे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस वाज कि सेंटर में, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जहां पर बीजेपी के शासन हुआ करता है, वहाँ पर बीजेपी इसका विरोध कर रही थी, लेकिन स्टेट बीजेपी यानी कि बिहार स्टेट बीजेपी इस कास्ट सर्वे के पक्ष में खड़ी दिख रही थी। सो दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपेंड एंड टुडेज पॉलिसी वॉच इज मोस्टली कंसर्न्ड अबाउट व्हाई इट इज सो। देखिए, कहने की बात यह है कि भारत में सबसे पहले सर्वे, इस प्रकार का सर्वे या सेंसस कास्ट को लेकर नहीं, बल्कि जस्ट जनगणना अगर मैं कहूँ तो वो सेंसस लॉर्ड मेयो के समय से शुरू हो रहा था और वो शुरू होकर ख़त्म हो गया। उससे ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं कहा गया। एक विचार पेश किया गया या एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पेश किया गया कि हम पूरी जनसंख्या को मापेंगे, वो हो नहीं पाया। 1881 में लॉर्ड रिपन, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं, उन्होंने जनगणना में कास्ट और जनगणना एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज दोनों शुरू करने का श्रेय उन्हें मिलता है। नाउ, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? एक्चुअली देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम, और इसी प्रॉब्लम को आगे लेकर हम देखेंगे या आगे लेकर समझेंगे कि आज भी भारत में वो प्रॉब्लम क्यों है। दरअसल जब लॉर्ड रिपन के सिपाही या एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्जर्स या ब्यूरोक्रेट्स अगर मैं कहूं, जब वो भारतीयों की जनगणना करने जाते थे और उनसे उनका वर्ण पूछते थे, यानी कि क्या आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं, उन्हें ज्यादातर कास्ट सुनाई देता था। जी हाँ, लॉर्ड रिपन हो या उनसे पहले आए जितने भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स हों या वॉइसरॉयज हों, उन्होंने भारत के बारे में यही पढ़ा था कि भारत में 4 वर्ण प्रधान हैं, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ब्राह्मणों के बहुत सारे कास्ट्स हैं, या वैश्य के बहुत सारे कास्ट्स हैं, या शूद्र के भी बहुत सारे कास्ट्स हैं, और सब कास्ट्स हैं। तो जब लोगों ने ब्राह्मण ना कहकर ये कहना शुरू किया कि मैं काण्यकुब्ज ब्राह्मण हूँ, या वैश्य कहकर ये ना कहा कि मैं वैश्य, पर्टिकुलरली वैश्य नहीं हूँ लेकिन मैं एक गुप्ता वर्ण से आता हूँ, या शूद्रों ने ये कहना शुरू किया कि मैं शूद्र नहीं, एक नाम शूद्र हूँ,
बंगाल का, तो ये चीज़ ब्रिटिशर्स के गले नहीं उतर रही थी। वे लोगों को 4 वर्ण में ही बांटना चाहते थे, लेकिन ये हुआ नहीं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट इन कास्ट एन्यूमरेशन पॉलिटिक्स। सो कास्ट एन्यूमरेशन या कास्ट को लिखने की जो पॉलिटिक्स शुरू हुई वो 1881 से शुरू होती है, और ये कहानी लगभग पैरेलल चलती है भारत के सेंसस में भी। सो भारत में हर 10 साल में यानी कि डेकेनिलियल सेंसस की परंपरा रही है, और ये परंपरा ब्रिटिशर्स शुरू कर रहे थे, साथ ही साथ कास्ट को लिखने की भी परंपरा वो शुरू कर रहे थे। प्रॉब्लम क्या है? व्हाई इज कास्ट एन्यूमरेशन मैटर्स? देखिए, हमारे लिए ये ज़रूरी इसलिए हो चला है बिकॉज जस्टिस रोहिणी कमिटी जो 2017 में बनी थी अंडर आर्टिकल 340, उसे कास्ट एन्यूमरेशन और ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन के लिए स्पेशली प्रेसिडेंट ने बनाया था। Under Article 340, this happens that President of India is empowered. वो क्या empowered है? He is empowered to investigate or to appoint a commission that will investigate into the socially and educationally backward classes with the territory within the territory of India. और फिर बाद में ये कमीशन जो है अपने प्रोसीजर्स और रूल्स और फाइंडिंग्स को प्रेसिडेंट को सौंपेंगी, जो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट पार्लियामेंट में सौंपेंगे, सो ऑन सो फोर्थ। हालांकि इस कमेटी को यानी कि जस्टिस रोहिणी कमेटी को लगभग 17 एक्सटेंशन मिल चुके हैं, और हम बात कर रहे हैं 2017 में, 2017 में इस कमेटी की स्थापना हुई थी अंडर आर्टिकल 340, और अभी तक इसे एक्सटेंशंस पर एक्सटेंशंस दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी 2 मेन वजह हैं। एक वजह जो ये बताया जा रहा है कि भारत का सेंसस ही कंडक्ट नहीं किया गया है। 2021 में भारत का सेंसस कंडक्ट होना था, बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक ये एक्सरसाइज लंबित कर दी गई, पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद में भी अभी ये पार्लियामेंट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये बयान आया कि सितंबर 2023 में शायद सेंसस का एक्सरसाइज शुरू होगा। आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बताना ज़रूरी है कि सेंसस की एक्सरसाइज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही करती है अंडर द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, पर यह भी नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज सेंसस का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे या लोग नहीं समझ पाएंगे या सरकारों के पास यह आंकड़ा नहीं होगा कि ओबीसीज कितने हैं या लोअर कास्ट्स कितने हैं या उनके सब कैटेगराइजेशन उनमें कितने कास्ट्स हैं या नहीं हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 2011 के सेंसस के बेसिस पे 2024 के वेलफेयर स्कीम्स नहीं बन सकते। दूसरा सबसे बड़ा रीजन इज द शैडो ऑफ पास्ट, यानी कि लोगों को ये भी डर है कि ये पहला सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड कमीशन नहीं है। जी हाँ, एक ज़माने में पर्टिकुलरली 1979 में एक और सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड कमीशन बना था अंडर द सेम आर्टिकल 340, जिसको आप और हम बड़े ही पॉपुलर नाम यानी कि मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। तो डर ये है कि क्या रोहिणी कमीशन नया मंडल कमीशन बनेगा, इत्यादि इत्यादि। नाउ बिफोर वी गो टू द अदर साइड ऑफ द स्टोरी and I want to tell you that diligently, let me call to my students, particularly those who are preparing for civil services. मैं जान रहा हूं कि आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी तैयारी में डटे रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि हमारी तरफ से जो फाउंडेशन कोर्सेज आपके लिए आ रहे हैं, दैट इज क्लोजिंग वेरी सून ऑन 16th of March. Not only that, you have to understand कि क्वालिटी एक प्रकार से अफोर्डेबिलिटी के साथ मिलना आज के युग में कितना मुश्किल है। हम इस बात को भी जानते हैं कि स्टूडेंट्स पूरे देश भर से तैयारी करते हैं और दिल्ली आ पाना और दिल्ली में तैयारी कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। इसीलिए बस की बात सिर्फ और सिर्फ आपके जेब पर भारी नहीं होनी चाहिए, उसे हम हटा देते हैं। बाकी सारे परिश्रम, बाकी सारे एग्जामिनेशंस और बाकी सारी एक प्रकार से मेहनत आपको अपने से करनी है। इसके लिए हम आपके लिए मदद करने के लिए तैयार हैं। नाउ अफोर्डेबिलिटी कट्स लूज, सो अफोर्डेबल है हमारे क्लासेस आपके लिए। आप अपने घर बैठ के कर सकते हैं, जहाँ झांसी में हो या पटना में हो या त्रिवेंद्रम में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, फ़र्क इससे पड़ता है कि किस प्रकार की तैयारी की जा रही है। इफ़ यू वांट क्वालिटी एजुकेशन, पर्टिकुलरली द क्वालिटी दैट यू रिक्वायर फॉर
answering questions of UPSC examination, civil services examination, you have to take the foundational course. आपके foundations आप उतने ही मजबूत हैं जितने आपके foundations मजबूत हैं. Take admission into foundation course. 2025 का एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हैं उसके लिए बैचेस 16th of March को खत्म हो रहे हैं. प्रोवाइडेड यू यूज द कोड ASHLIVE, जस्ट यूज द कोड ASHLIVE, अवेल द डिस्काउंट. और डिस्काउंट से ज़्यादा आप कमर बांध के तैयारी करने में लग जाइए. जब आप तैयारी करेंगे, पर्टिकुलरली फाउंडेशंस आपकी स्ट्रांग होगी, पूरे साल भर आपके क्लास चलेंगे. आंसर राइटिंग के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, MCQ और मेंस स्टेज तक, इतना ही नहीं प्रीलिम्स तक हम आपके साथ हैंड होल्डिंग गाइडेंस पे रहते हैं. मेंटर्स आर अवेलेबल विथ यू. टीचर्स या फैकल्टीज जो आपकी क्लास लेंगे वो क्लास के बाद भी आपसे लगातार संपर्क में जुड़े रहेंगे. सो यू गेट एन ऑल राउंडेड पैकेज इन वन गो. सो डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक एट योर डोर्स, यूज इट फॉर योर सेल्फ. आप अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद बनाइए, आगे बढ़िए, अपने ड्रीम को साकार करिए. Now, moving forward with our caste issues or caste issues in policies. देखिए, कास्ट को गिनना, जाति को गिनना और गिनने के बाद पॉलिसीज में यूज करना, ये सरकार का निहित काम है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन हमारी संविधान भी ये कहती है एक प्रकार से कि हमें कास्टलेसनेस की तरफ बढ़ना है, हमें कास्ट इक्विटी की तरफ बढ़ना है. यानी कि जाति प्रथा को हटाकर, जाति भेदभाव को हटाकर, धर्म भेदभाव को हटाकर आगे बढ़ना है और सिटीजनरी को, यानी कि नागरिकता को एक समान, एक पटल पर लाना है. अब इतनी सारी चीजें एक साथ जब की जा रही है, पर्टिकुलरली जाति जनगणना या जाति गिनना, शायद एनवायरमेंट, शायद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरल्स या कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स के खिलाफ भी हो जाता है और साथ ही साथ उसके साथ भी खड़ा होता है. बिकॉज अंडर आर्टिकल 14, अंडर आर्टिकल 15 हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, या हम पॉजिटिव अफर्मेशंस की बात करते हैं कि जो जातियां पीछे छूट चुकी हैं, जो जातियां आगे नहीं बढ़ पाई हैं, उनका क्या, उन्हें भी सामाजिक और शैक्षणिक हक देने चाहिए, यानी कि सोशल और एजुकेशनल हक उन्हें मिलने चाहिए. इसी से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट आयाम है कि क्या ऐसे गिनने में क्या समाज में डिवीजन पैदा हो सकता है, या गवर्नमेंट इसे गिनना क्यों नहीं चाहती है, क्या केंद्र सरकार ही इसे गिनना चाहती है, राज्य सरकार नहीं गिनना चाहती, या जो नए ताकत दिए गए हैं स्टेट को फॉर काउंटिंग ऑफ इट्स ओबीसी नंबर्स, क्या वो सही हैं? वी विल ऑल्सो सी क्या ताकत दिए गए हैं स्टेट्स को. एंड फाइनली कुछ डेटाज हैं जो निम्न वर्ग या लोअर क्लास या बैकवर्ड क्लास में चल रहे भेदभाव को भी दर्शाती है और ये बताती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज कहाँ कहाँ पर कम हैं. हम एक एक करके इन चीज़ों को देखेंगे. सबसे पहला दावा ये बताया जाता है कि देखिए, जाति गिनने से समाज में भेदभाव या डिवीजन पैदा हो सकता है. 1931 का सेंसस एक्चुअली सबसे पहला कास्ट बेस्ड सेंसस था जिसमें कास्ट को गिना जा रहा था आफ्टर द फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ 1881. यहां पर यह बताया गया कि भारत में 4147 कास्ट हैं, 4147 कास्ट्स आर देयर. आप इमेजिन कर सकते हैं कि 4 वर्ण में से कितने कास्ट्स निकल सकते हैं या निकल चुके हैं. इसे आप कहते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट. बट दिल थाम कर रखिए, द नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा दैट गवर्नमेंट हैड, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है 2011 में, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट होती है. एंड यू विल नॉट बिलीव योर आईज. हालांकि इस चीज को गवर्नमेंट ने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया है, आप सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, लेकिन यह बताया जाता है थ्रू सम इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ने ऑलमोस्ट 46 लाख कास्ट्स को गिना भारत में. यह असंभव तरीके से लगता है, ये एक्स्ट्रापोलेटेड डेटा लगता है. क्या भारत में 46 लाख कास्ट हैं? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हमें लगता है, बट दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट डेटाज शो. इतना ही नहीं, मंडल कमीशन या जस्टिस रोहिणी कमीशन, ये दो ही कोई कास्ट को गिनने के लिए कमीशन नहीं थी. इनफैक्ट
काका केलकर सबसे पहले आज़ाद भारत के या इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के अध्यक्ष बने और जवाहरलाल नेहरू इन्हें बना रहे थे। लेकिन वहाँ पर कास्टलेसनेस, इस कमीशन ने ज़्यादा अपना जोर कास्टलेसनेस की तरफ ध्यान दिया या बढ़ाया कि भारत में जाति प्रथा को कम करना है, ना कि बढ़ाना, और इससे जुड़े कुछ प्रोविजंस उन्होंने सुझाए। बहरहाल 1979 में मंडल कमीशन आता है और उसके बाद की कहानी तो हम जानते ही हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि 1931 में कास्ट की संख्या कुछ हज़ारों में है, 4000 है, हालांकि ये भी बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है पर्टिकुलरली that caste is not seen as identity anymore but also a ticket to positive affirmation by states. So बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि उन्हें स्टेट की तरफ से योगदान या अनुदान मिल रहा है इसीलिए क्योंकि वो अपनी जाति बताएं। So particularly अगर आप बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं और उससे आपको कुछ अनुदान मिल रहा है या योगदान मिल रहा है तो लोग उसे बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, अपना कास्ट एक्सट्रापोलेट करके भी बताते हैं। सो दैट इज ऑल्सो सीन एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। कुछ लोग इसे हाइड करते हैं और कुछ लोग इसे ओवर्टली एक्सप्रेस करते हैं। इसे ऑथेंटिकेट करने का तरीका बहुत ही टफ है। दूसरी सबमिशन जो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में दी, पर्टिकुलरली 2021 के सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में एक दाखिला फाइल होता है जिसमें यह कहा जाता है कि सरकार ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं करवा रही। सरकार ने अपनी तरफ से जो बयान दिया वो आपके समक्ष ऐसे प्रस्तुत है। It is in front of you like this, that government strictly called it as administratively cumbersome process, यानी कि जो प्रशासनिक तौर पर बहुत ही टफ काम है, जो प्रशासनिक तौर पर या एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर या शासन की तरफ से किए जाने वाला एक बहुत ही कठिन काम है। इसे आप एडमिनिस्ट्रेटिवली कॉम्प्लेक्स समझ सकते हैं। इनफैक्ट सरकार ने अपनी तरफ से दलील ये पेश की कि देखिए सेंटर ने जब लिस्ट बनाई थी ओबीसी की तो उसमें 2479 कास्ट्स थे, लेकिन जब स्टेट्स ने वही लिस्ट बनाई तो ये बढ़ जाते हैं, 3150 हो जाते हैं, 3150। तो स्टेट ये कह रही थी और सेंटर सुप्रीम कोर्ट में ये कह रही थी कि वही सेम ओबीसी की जो जनगणना हो रही थी हमने कम की और स्टेट्स ने ज़्यादा कर दी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है बिकॉज अगेन ये दावा स्टेट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ही दे रही है सुप्रीम कोर्ट में कि बहुत समय या बहुत बार लोग अपने नाम को, क्लैन को, गोत्र को और साथ ही साथ अपने कस्बे को भी कास्ट में जोड़ लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी रीजन से बिलोंग करते हैं और एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं तो कभी कभार रीजन का नाम आप कह देते हैं या कभी कभार कास्ट का नाम आप कह देते हैं। सो दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रापोलेशंस एंड इंट्रापोलेशंस। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और दावा पेश किया था जो मेरे ख्याल से तो काफ़ी हास्यास्पद था, बट आप अगर इसे ध्यान दें सो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो सेज दैट बहुत सारे लोग अपने कास्ट का नाम अलग अलग तरीके से स्पेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का नाम पवार है PAWAR तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे POWAR भी लिख सकता है, पोवार, और ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ कास्ट्स बनाता है। इसके वजह से भी आप ऐसे डेटास देखते हैं जिसमें 4000 की कास्ट लगभग 46 लाख हो जाती है, 46 lakhs। एनीवेज 127th अमेंडमेंट बिल आता है, 2021 की बात है। एक्चुअली हुआ ये था कि इस पर रशाकशी थी या इस चीज पर स्टेट्स और सेंटर के बीच में काफी तनातनी थी कि ओबीसी की लिस्ट बनाएगा तो बनाएगा कौन, क्या ये सेंटर बनाएंगे या स्टेट्स बनाएंगे। पर्टिकुलरली टिल द पासिंग ऑफ दिस एक्ट, जब तक ये एक्ट पास नहीं हुआ था, ओबीसी की लिस्ट बनाने का हक या अधिकार केवल सेंटर को था। प्रेसिडेंट अंडर 102nd अमेंडमेंट एक्ट एनसीबीसी जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट है, उनके रिकमेंडेशंस के बाद एक सेंटर लिस्ट ऑफ ओबीसी निकालते थे जो प्रेसिडेंट अप्रूव करते थे। ये एक ही लिस्ट होती थी जिसमें स्टेट्स के सारे ओबीसीज का नाम लिखा होता था। बाद में 127th अमेंडमेंट बिल आया जिसकी
मैंने प्रति यहाँ पर लगाई हुई है फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और ये अमेंडमेंट बिल ने ये बताया कि अब स्टेट भी अपनी ओबीसी लिस्ट बना सकती हैं और सेंटर भी बना सकती हैं। सो हालांकि जब स्टेट बना रही हैं, सो सेंटर को बनाने का या एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट्स को बनाने का इतना ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता। ऑब्वियसली एवरी स्टेट विल प्रिपेयर द ओबीसी लिस्ट फॉर देमसेल्व्स। ये हक स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों को दिया गया। बट ये दिया गया क्यों? एक्चुअली ये मराठा आंदोलन से दिया गया। जी हाँ, ये बात या ये केस स्टडी हमारे लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली ये माना जाता है कि मराठा समुदाय के लोग जो पिछड़े नहीं हैं, दोज हु आर नॉट बैकवर्ड, बट वो एक डोमिनेंट कास्ट हैं, एक डोमिनेंट कास्ट हैं या लैंडेड कास्ट भी हैं मराठा पॉलिटिक्स में और मराठा इकोनॉमी में, दोनों में। उन्हें भी रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ रही थी। इनफैक्ट इसे एक प्रकार से क्षत्रिय रिजर्वेशन भी कहा जाता था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कोटा को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट क्वॉश्ड द मराठा कोटा विच वाज गिवन बाय द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। और उसके बाद ये 127th अमेंडमेंट बिल आया, जिसके तहत हर स्टेट अपने तरफ से ओबीसी लिस्ट बना सकती थी। ओबीसी की लिस्ट में शामिल होने की क्राइटेरिया क्या है, ये हर स्टेट अब अपने तरीके से तय कर सकती है। इसीलिए आप इसे समझ सकते हैं दैट दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल पुल्स एंड प्रेशर्स दैट वाज कमिंग अप। एक तरीके से कास्ट इक्विटी या हर प्रकार की जाति को एक पटल पर लाना या एक लेवल पर लाना, सोशली और एजुकेशनली, ये स्टेट का काम होना चाहिए, लेकिन आइडेंटिफिकेशन भी स्टेट का काम होना चाहिए। इसीलिए अब ये राज्य सरकारों को हक दे दिया गया है। एनीवेज, इसके बाद बात करते हैं, क्या वाकई ओबीसीज, अमॉन्ग ओबीसीज, अदर बैकवर्ड कास्ट्स, क्या उन्हें इस प्रकार के रिजर्वेशंस का कोई फायदा मिल रहा है? 2018 में हुई एक डेटा के अनुसार या एक रिप्रेजेंटेशन सर्वे के अनुसार ये बताया जाता है दैट जस्ट 10 ओबीसी कम्युनिटीज हैव टेकन 25% ऑफ द रिजर्व्ड सेंट्रल जॉब्स। यानी कि जितनी ओबीसी कम्युनिटीज हैं, जो आप लगभग समझ रहे हैं कि 4 से 5 हज़ार के लिस्ट की जितनी कम्युनिटीज होंगी, उनमें से सिर्फ 10 ओबीसीज को ज़्यादा से ज़्यादा 25% सीट्स मिली हैं। इतना ही नहीं, 25% ऑफ ओबीसी सबकास्ट्स हैव गॉट 97% ऑफ द रिजर्व्ड जॉब्स। As many as 37% of 2600 communities under OBC categories have zero representation in jobs, particularly central jobs. तो आप समझ सकते हैं कि this is atrocities within atrocities, या एक प्रकार से सिर्फ लिस्ट में नाम रखना और लिस्ट के बाद उस नाम का उपयोग करना या रिजर्वेशन सीक करना, ये भी एक चैलेंज है। Among the OBCs, they have not been getting equitable representations as sorts. और आप और हम समझ सकते हैं कि जब ये लिस्ट बढ़ेगी, जब ये लिस्ट और लंबी चलेगी, हर स्टेट की अपनी लिस्ट लंबी चलेगी और शायद वो पॉलिटिकल पुल्स और प्रेशर्स के वजह से भी चल सकती हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने देखा महाराष्ट्र में, तो रिजर्वेशन लेना या एक प्रकार से गवर्नमेंट जॉब्स में इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन रखना शायद सबके बस की बात नहीं होगी, पर्टिकुलरली फॉर स्टेट्स। लास्ट में, क्या ये मंडल 2.0 है? क्या ये रिजर्वेशन पॉलिटिक्स को वापस खड़ा कर रहा है? ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं, लेकिन जब पर्टिकुलरली बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आ रहे थे और अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे थे, इन्हें ज़्यादातर स्टूडेंट्स ब्यूरोक्रेट समझते हैं। हालांकि ही वॉज फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडेड कम्युनिटीज़ ऑफ बिहार। वो खुद बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़मींदारी घराना से आते थे और साथ ही साथ बिहार स्टेट के 7th चीफ मिनिस्टर भी हुआ करते थे। जब इनकी रिकमेंडेशंस लागू हो रही थी, तो मंडल कमीशन की तरफ से ये बताया गया कि ओबीसी देश की 52% जनसंख्या है और 52% जनसंख्या को कम से कम 27% रिजर्वेशन तो देना ही बनता है। इतना ही नहीं, उन्होंने या मंडल कमीशन ने पर्टिकुलरली देश के ओबीसीज की जनगणना नहीं की। एक्चुअली 1931 के डेटा को ही उन्होंने ले लिया और उसको बड़ा करके, एक्स्ट्रापोलेट करके, इतने साल के गैप को जोड़कर एक आंकड़ा बनाया और फिर इस आंकड़े को पेश किया। सो कहने का मतलब यह है कि 1931 में जनसंख्या की जो लिस्ट बनी
फॉर ओबीसीज एंड फॉर जनरल कैटेगरीज, उसके बाद में कोई जनसंख्या हुई ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव सीन कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में आ रहा है, 2019 में उसकी स्टडीज और फाइंडिंग्स रिलीज होती हैं, वो भी इस चीज को पूरा नहीं कर पाती। वो भी ये कहती है कि देश में जनसंख्या 42 लाख है फॉर ओबीसी कास्ट्स। ये बताना या ये मान लेना शायद इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर होगा। बट व्हाट इज एक्चुअली नीडेड, यस, इज सेंसस टू बी डन। हालांकि सेंसस और सर्वे में क्या फर्क होता है ये हम बिहार के स्टोरी में देखेंगे। हालांकि 2011 में अगेन रोहिणी कमीशन सेटअप हुआ है, और माफ करिएगा 2017 में रोहिणी कमीशन सेटअप हुआ है, और अगेन ये बात की जा रही है कि क्या रोहिणी कमीशन विच इज सेटअप अगेन अंडर आर्टिकल 340 ये मंडल कमीशन बनेगा या मंडल की तरह बनेगा, या क्या ये भारत में रिजर्वेशन पॉलिटिक्स को पुनर्जागृत करेगा, ये देखने की बात है। बट बिहार की स्टोरी कुछ अलग है। एक्चुअली सेंसस करना या जनगणना करना केंद्र सरकार का अधिकार है। अंडर द 7th शेड्यूल पार्ट 1 और लिस्ट 1 एंट्री नंबर 69 सेज दैट सेंसस का जो अधिकार है वो सेंटर का होता है, वो केंद्र सरकार का अधिकार होता है। तो इसका मतलब क्या राज्य सरकारें जनसंख्या या जनगणना नहीं कर सकती? पर्टिकुलरली अब ये अंडर 127th अमेंडमेंट बिल अब तो स्टेट्स को अपने ओबीसी की लिस्ट बनाने की अधिकार हैं, तो क्या वो अपने ओबीसी के लिस्ट्स को ना गिने? बिहार गवर्नमेंट ने इसका तूक निकाला है। एक्चुअली दिस इज वेयर द गवर्नमेंट शाइन्स। स्टेट लिस्ट के बाद में आता है कॉन्करेंट लिस्ट, और लिस्ट 3 में 45 एंट्री डेटा में ये बताया गया है कि स्टेट सर्वे कर सकती है अपने लोगों की या अपने सिटीजन्स की फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस वेलफेयर स्कीम्स, और कुछ वेलफेयर स्कीम्स के लिए उनके पास डेटाज होने चाहिए। इसीलिए बिहार सरकार ने जनवरी में कास्ट सर्वेज शुरू किए हैं, ना कि कास्ट सेंसस, और ये सर्वे उन्हें अपने अपने जातियों को गिनने में मदद करेगा। ऑफ कोर्स दिस वाज जस्ट डन बाय अ मियर नोटिफिकेशन। एक नोटिफिकेशन निकाल के ये सेंसस की या एक सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, विच बाय द वे इज ऑल्सो चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एज वी स्पीक। एनीवेज, मेनी पॉलिटिकल पंडित्स ये भी बता रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि शायद ये बैकफायर कर सकता है बिहार के पॉलिटिशियंस को। ऐसा क्यों? बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ रिजर्वेशन पॉलिटिक्स। देखिए, बिहार के कुछ लीडर्स जो अपने काल में बने, पर्टिकुलरली चाहे वो नीतीश कुमार हों या वो लालू प्रसाद यादव हों या वो शरद यादव हों, दे हैव गॉन अप विथ अ सोशलाइट जेपी रेवोल्यूशन। सो जयप्रकाश नारायण की सोशलाइट रेवोल्यूशन से वो आगे खड़े हुए। इमरजेंसी में उन्होंने अपना अस्तित्व बनाया, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल अस्तित्व बनाया, और उसके बाद ये सारे स्प्लिंटर पार्टीज अपने अपने कास्ट अफर्मेशंस के साथ या कास्ट फॉर्मेशंस के साथ पार्टी बनाने लगे। नीतीश कुमार की पार्टी पर्टिकुलरली कोयरी और कुर्मी कास्ट वोट बैंक को देखती है, या लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पार्टी पर्टिकुलरली मुस्लिम्स और यादव्स के वोट बैंक्स को देखती है। इसमें कास्ट वॉर्स या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का वापस तय आना एकदम संभव लग रहा है, बिकॉज देर इज नो जॉइंट ओबीसी फ्रंट एज इट इज सीन इन तमिलनाडु। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु में ज़्यादातर लोअर कास्ट मूवमेंट्स देश की आज़ादी के समय से ही चल रहे थे, लेकिन बिहार में लोअर कास्ट मूवमेंट्स देश की आज़ादी के बहुत बाद शुरू होते हैं, और ये कई मायनों में कास्ट वॉर्स का रूप भी अख्तियार कर लेते हैं। इसीलिए ये बताया जाता है कि जब कास्ट की गणना होगी और वास्तविक रूप से कास्ट के आंकड़े सामने आएंगे, जो शायद इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास होता भी है, तो शायद हो सकता है कि इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स को धक्का पहुंचे, बिकॉज देन एवरीबडी विल नो दैट हाउ मेनी पर्टिकुलर कास्ट ऑफ people are there, that how many Brahmins are there, how many Kshatriyas are there, how many Rajputs are there, how many Koiris are there, how many Yadavs are there, so on so forth. और शायद ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के खिलाफ है, यानी कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के खिलाफ है। देखिए, हम तो ये ज़रूर चाहते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान या देश के संविधान बनाने वाले लोग ये ज़रूर चाहते हैं कि कास्ट के बीच में जो भेदभाव है, कास्ट या जातियों के बीच में जो गहरी खाई है, जो सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से आई है, उसे पार पाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए
कुछ कास्ट्स को स्टेट्स की तरफ से पॉजिटिव अफर्मेशंस या रिजर्वेशन दी जाती हैं ताकि वो अन्य आगे के चल रहे कास्ट्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। लेकिन इसी पॉलिटिक्स में अगर ज्यादा से ज्यादा कास्ट को आइडेंटिटी के बेस्ड पे या सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे आगे बढ़ाया गया या आगे बढ़ाने के नाम पर उन्हें हमेशा पीछे रखा गया, तो ये सिर्फ पॉलिटिशियंस का फायदा करता है, ना कि आम जनमानस का, जैसे कि हमने देखा इन डेटा इनइक्वालिटी। इसी परिप्रेक्ष्य में या इसी आर्ग्यूमेंट में नाम लेना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स एनी टॉपिक और एनी डिबेट विल नॉट बी ओवर विदाउट मेंशनिंग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने एक स्पीच लिखी थी, एनिहिलिएशन ऑफ कास्ट। हालांकि ये स्पीच डिलीवर्ड नहीं हो पाई, लेकिन ये हमारे बीच में मौजूद है और ये बहुत ही एक्सीलेंट रीड है, जो बाबा साहेब ये बताते हैं कि भारत में हम जाति प्रथा को कैसे खत्म कर सकते हैं, एनिहिलिएट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, निस्तनाबूद कर सकते हैं। वो ये कहते हैं कि भारत पर्टिकुलरली 2-3 चीज़ों से कास्ट को ख़त्म कर सकता है। वन इज़ इंटर डाइनिंग, आप साथ में मिल बैठ कर खाएं। इंटरकास्ट मैरिजेस, जातियों के बीच में शादी होनी चाहिए। एंड फाइनली रिलीजियस पर्जिंग ऑफ कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज, कि धर्म में जो जाति प्रथा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसे हटाया जाए। सो जैसे कि उन्होंने मनुस्मृति का खंडन किया था, क्योंकि मनुस्मृति एक जाति प्रथा को बढ़ावा देती है, इत्यादि इत्यादि। इन सब चीज़ों के ऊपर अंबेडकर जी का भी काफ़ी विरोध हुआ था अपने ज़माने में। हालांकि आज ज़्यादातर भारत जाति प्रथा को खत्म करने के लिए आगे है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर जाति बेस्ड पॉलिटिकल रिजर्वेशंस और जाति बेस्ड इकोनॉमिक रिजर्वेशंस और जाति बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स के रिजर्वेशंस होते रहे और उनके आइडेंटिटी के ऊपर ही सवाल उठने लगा कि ये फलाना जाति को लिस्ट में क्यों शामिल किया है या वो फलाना जाति को लिस्ट में शामिल क्यों किया गया है, then it creates a problem for state in making policy। इसीलिए स्टेट का ये काम बहुत महत्वपूर्ण है in order to identify that who actually suffered from all these times। बाबा साहेब अम्बेडकर ये कहा करते थे that he has to fight colonization of 1000 years before fighting, or the injustice of 1000 years before fighting the colonization of just 200 years। कि मुझे 1000 साल 2000 साल पुरानी जाति प्रथा से लड़ना है, उसके बाद मैं 200 साल से आए हुए अंग्रेजों से तो लड़ ही लूंगा। शायद जो पिछड़े बहुत पहले से थे, जो जाति प्रथा के द्वारा कुचे और दबे हुए लोग थे, उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर जरूर आगे बढ़ाना है, लेकिन उन्हें आइडेंटिफाई करने का काम भी स्टेट का है और ये काम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से किया जाना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल पर्पस से, जैसा कि अब हो रहा है। सो दिस वाज द जॉब फॉर पॉलिसी वॉच टुडे दैट वी वांटेड टू हाईलाइट। You should keep looking for the Justice Rohini Commission and you should keep an eye for Bihar survey। आप सेंसस के ऊपर प्रोबेबल क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, बिकॉज भारत में सेंसस 2021 में ही होने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है और शायद यूपीएससी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकती है। You can definitely connect with me on the given Telegram IDs. And before I go, I would again like to remind my dear students, those who want to enroll, आपको नए भारत, नए समाज की परिकल्पना करनी है और इसीलिए हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग सरकारी योजनाओं या सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं। ये एक्चुअली में आपके कैरेक्टर को बिल्डअप करता है, ये एक्चुअली में आपके देश के प्रति संवेदनाओं को व्यक्त करता है। ऑफ कोर्स यू ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो टू अदर प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, लेकिन देश की सेवा और सरकार की सेवा या अपने लोगों की सेवा करने में जो आनंद है, जो सुख है, शायद वो और कहीं नहीं। सो आई नो दैट सच पीपल आर आउट देयर एंड इफ यू आर लिसनिंग टू मी, यू कैन डेफिनेटली टेक दिस कोर्स, अप्लाई फॉर इट। तन से मन से आप इस परीक्षा को दीजिए, तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़िए, उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं, राइट। और रह गई बात अफोर्डेबिलिटी की, तो आई एम श्योर कि इससे ज़्यादा अफोर्डेबल तरीके से आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि आपका साथ हम सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, सिर्फ मेंस ही नहीं, तब तक ना छोड़ें जब तक आपका नाम फाइनल लिस्ट में ना देखें।
सो दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट फ्रॉम यू. आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं. ज़्यादा मत सोचिए. टेक द एडमिशंस, इट्स क्लोजिंग फास्ट. use the code ASHLIFE, otherwise you will not get the discount that you deserve, and enroll the course. Start from scratch, start from today. Thank you for watching Policy Watch. My name is Ashish. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.